हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम का पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो इसमें एक छोटे बच्चे की बात हो रही है, धनी की, जो कि आश्रम में रहता था। वह मन ही मन अपने मन में सोचता है कि भाई सब लोग मुझे बुद्धू समझते हैं क्योंकि मैं छोटा हूँ, 9 साल का हूँ, पर मुझे पता है कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो धनी है वो अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी का आश्रम था साबरमती, वहां पर वह अपने माता पिता के साथ रहता था, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो गांधी जी के आश्रम में भारत के कोने कोने से सभी लोग आते थे और वे भी सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। और जब वे आश्रम में रुकते थे तो वे भजन गाते, चरखा काटते और वे उसके गांधी जी की सारी बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गायें और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो साबरमती में जो भी कोई रहने के लिए आता था तो उसको कोई ना कोई काम जरूर करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, पानी लाना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध निकालना, ये सब। और धनी का क्या काम था? धनी को भी एक काम मिला हुआ था, उसका काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी और बिन्नी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। बिन्नी को, इसके साथ धनी को बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो वह बिन्नी से इसी तरह बात करता था जैसे कोई सामने उसका दोस्त खड़ा हो। तो वह कहता है कि मुझे पता है कि कोई ना कोई योजना बनाई जा रही है, क्योंकि कमरे में सब बैठकर बातें करते हैं, गांधी जी के कमरे में बैठकर। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। अब बिन्नी ने भी सिर हिलाया कि जैसे वह सारा समझ गई हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। अब धनी को भूख लगती है तो वह रसोई घर में जाता है बिन्नी को लेकर के, और वहां उसकी माँ है वो खाना बना रही थी। तो वह अपनी अम्मा से पूछता है कि क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। तो उसकी अम्मा बताती है कि सब लोग यात्रा पर जा रहे हैं। तो धनी कहता है कि यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं? तो उसकी अम्मा ने बताया कि समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं, पर लेकिन अब ज्यादा सवाल मत करो, मुझे खाना बनाने दो। अम्मा को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? अब
धनी है वो बिंदा चाचा के पास जाता है, जो कि आगे उधर बगीचे में आलू खोद रहे थे, कैरियों में सब्जी की कैरियां सब्जी लगाई हुई थी, उसमें से आलू निकाल रहे थे। तो वह उनसे भी पूछता है कि भाई आप भी जा रहे हो यात्रा पर, तो वे मना कर देते हैं। फिर धनी फिर से उतावला होकर के पूछता है कि भाई कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब बिंदा कहता है कि मैं तुम्हारे जो भी प्रश्न है उनका सबका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले इस बकरी को दूर करो, क्योंकि ये पालक, मेरा सारा पालक चबा रही है, खा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। अब धनी है वो बिन्नी को नींबू के पेड़ से बांध देता है। फिर उसके बाद बिंदा चाचा उसे पूरे विस्तार से बताते हैं कि गांधी जी और उसके जो साथी हैं, उनके जो साथी हैं, वे गुजरात में दांडी नामक जगह है एक, वहां पर जाएंगे समुद्र के पास, और पूरे 1 महीने की ये यात्रा है, और वे वहां पहुंचकर नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब उसे बहुत हैरानी हुई। तो कहते हैं कि नमक क्यों बनाएंगे, तो किसी भी दुकान से ले लो। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी भी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो बिंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि भाई जो गांधी जी कोई भी काम करते हैं तो वे किसी विरोध में करते हैं, कोई यात्रा निकालनी हो या कोई जुलूस जैसे सब लोग इकट्ठे होकर के जाते हैं, तो वे किसी का चीज का विरोध जताने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिंदा कहता है कि मैं जानता हूँ गांधी जी सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उस समय अंग्रेजों का राज था, तो पर लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नमक का क्यों विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब बिंदा चाचा आगे बताते हैं कि भाई तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। कर यानी टैक्स, जिसको इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। बच्चों, कोई भी चीज होती है तो उस पर टैक्स लगता है, यानी कि उसको थोड़ा सा, उसकी जो असल कीमत होती है उसके ऊपर टैक्स लगाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। अब धनी हैरान रह करके कहता है कि अच्छा, और इसका मतलब कि जो गरीब से गरीब आदमी है उसे भी कर देना पड़ता है नमक के ऊपर। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब धनी को गुस्सा आ गया कि भाई ये तो गलत बात है, भाई गरीब आदमी को भी टैक्स देना पड़ता है। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ ये अन्याय तो है, ये गलत बात तो है, और भारत के लोग नमक नहीं बना सकते हैं। जब महात्मा गांधी ने ये बात ब्रिटिश सरकार से की, कर हटाने की, टैक्स हटाने की, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए वे दांडी की यात्रा कर रहे हैं और वहां जाकर के नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब धनी सोच करके हैरान होता है कि 1 महीने तक पैदल चलेंगे, इससे अच्छा तो वो बस या ट्रेन से चले जाएं। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, और पूरी दुनिया के लिए यह
पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो बिंदा चाचा उसे बताते हैं कि बस या ट्रेन से तो जा करके वो एक दिन में ही पहुंच जाएंगे और इससे किसी लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जब लंबी यात्रा निकालेंगे तो जब जिस जिस गांव से शहर से निकलेंगे वहां के लोगों को पता चलेगा और फिर ये बात सारी जगह फैल जाएगी। तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए शर्मनाक बात होगी। तो सबको पता चलेगा, वरना बस या ट्रेन में जाने से तो किसी को पता ही नहीं चलेगा इस बात का। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब धनी अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि भाई क्या आप और अम्मा भी जा रहे हो दांडी यात्रा पर? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो वह अपने बाबा से जिद करता है, पिताजी से जिद करता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उसके पिताजी उसे कहते हैं कि भाई तुम अभी छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, और जो आश्रम के युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, वही सिर्फ जा रहे हैं इस यात्रा पर। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ, आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब धनी तो बालक था, तो वह जिद पकड़ लेता है कि भाई नहीं, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं तेज भागता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब वह बताता है कि इस यात्रा के लिए महात्मा जी ने खुद उन लोगों को चुना है जिन्हें वे यात्रा पर लेके जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अब धनी कहता है कि मैं अपनी बात खुद ही महात्मा गांधी जी से कर लूंगा। और धनी को ये भी पता था कि गांधी जी बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको हमेशा चारों तरफ से लोग घेरे रखते हैं, कोई ना कोई उनके पास बैठा रहता है। पर उसे ये भी समय पता था कि कब गांधी जी अकेले होते हैं। तो गांधी जी रोज सुबह अपने आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब सुबह जब अगले दिन सूरज निकलता है तो धनी उठ करके अपना बिस्तर छोड़ करके गांधी जी को ढूंढने निकल जाता है। तो गांधी जी गौशाला में थे जहाँ पर गायें रहती है। फिर उसके बाद वे सब्जी के बगीचे में आ गए और बिंदा से बात करने लगे। और धनी और बिन्नी है तो वे गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? अब उसके बाद जब गांधी जी जा करके अपने झोपड़ी की ओर चले जाते हैं और बरामदे में बैठते हैं, तो वे खुद ही उसको धनी को पुकारते हैं कि भाई इधर आओ। तो धनी उनके पास पहुंच जाता है। जी हाँ, यह मेरी दोस्त है बिन्नी, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। अब गांधी जी बहुत धनी है, वो बहुत गर्व से बोलता है कि ये मेरी दोस्त है और इसी का दूध आप रोज सुबह पीते हैं। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? गांधी जी को पता चल जाता है कि वे सुबह से उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो वह पूछता है कि वे तुम पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। वह दांडी जाने के लिए गांधी जी से पूछता है कि भाई मैं क्या आपके साथ चल सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो
गांधी जी कहते हैं कि दांडी बहुत दूर है और तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे पिताजी मेरे साथ जाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। अब गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, लेकिन धनी भी जिद कर लेता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, तो वे एक उपाय सोचते हैं। वे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें ले तो चलूं, लेकिन जब मैं वहां से आऊंगा, एक तो पीछे से बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, और फिर मुझे भी आने के बाद ताकत अपनी लौटाने के लिए दूध चाहिए खूब सारा, तो वो कैसे होगा? यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ इसे क्या पसंद है। अब धनी की जो बात, वो धनी को गांधी जी की बात समझ आती है। वो कहते हैं कि भाई हाँ, बिन्नी को क्या खाना है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। अब गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें बिन्नी की देखभाल मेरे लिए करनी है आश्रम में रहकर। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो धनी कहता है कि हाँ, हम दोनों आपका इंतजार करेंगे और मैं बिन्नी की देखभाल आपके लिए करूँगा। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये सुभद्रा सेन गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है, और इसका अनुवाद मनीषा चौधरी जी ने किया है। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।